हेलो स्टूडेंट्स, ध्रुवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बीएड का एक टॉपिक है फिजिकल साइंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग। थर्ड यूनिट में है मेथड ऑफ टीचिंग। वहां पे 3 मेथड ऑफ टीचिंग आपको दे रखे हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हमने पहले 2 कर लिए हैं, अब हम तीसरा करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग। अब जैसा कि इसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग, कि इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाती है स्टूडेंट्स को और वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड किस पे बेस्ड है? जैसे कि प्रॉब्लम ली, डिफाइन किया क्या प्रॉब्लम थी या आइडेंटिफाई किया, एक ही बात है। उसके बाद उसका कारण पता लगाया कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है। ठीक है, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। उसके बाद एक सॉल्यूशन ढूंढ के हम उसको अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट देखते हैं कि जो भी हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट की थी, हमारे सॉल्यूशन जो हमने सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन के बाद क्या वो प्रॉब्लम दूर हुई है हमारी। तो इस तरीके से ये मेथड जो है क्लास में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर पुराने टाइम की बात करें तो ये मेथड जो है, इसमें जो नाम आता है कि सेंट थॉमस और सुकरात का आता है कि उन्होंने ये मेथड दिया था। लेकिन मॉडर्न की अगर बात करें तो जॉन डीवी का नाम आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है जॉन डीवी ने दिया है। और ये क्योंकि ये मेथड जो है थिंकिंग लेवल के ऊपर है, क्योंकि सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो थिंकिंग लेवल पे ही डिपेंड करता है कि सोच के आंसर देना है। ठीक है, तो ये इसमें जो आता है थिंकिंग का जो लेवल आता है वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग आता है। ठीक है, अब अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम डायरेक्ट दें तो ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा एज कम्पेयर टू कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इम्प्लीमेंट करें क्लास में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 7 स्टेप दिए हुए हैं इसके। जरूरी नहीं है कि 7 ही स्टेप हो, आप इसको कई बुक्स में 5 भी दे रखा है, कईयों में 7 भी दे रखा है। वो मैं बताती हूँ कि इन 2 को आप एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो बाद में करते हैं हम। तो अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि किस तरीके से क्लास में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब ये जो स्टेप है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप क्लास में स्टडी करते हैं, बिलो 10th क्लासेस की बात करूंगी मैं यहाँ पे, तो जब आप क्लास में स्टडी करते हैं तो वहां पे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स टाइम से नहीं आ रहा है आपके लेक्चर में, ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर जो है आप जब स्टडी करवा रहे हो तो उनका ध्यान नहीं है आपकी तरफ, या हो सकता है कि 1-2 स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हो, बाकी सारे कर पा रहे हो, वो 1-2 जो है बिल्कुल जो है उन बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो है स्टडी कर ही नहीं पा रहे हैं, या फिर राइटिंग बहुत खराब है स्टूडेंट्स की, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मैथ के फॉर्मूले नहीं लर्न होते, ठीक है, या फिर इम्प्लीमेंट नहीं करने आते मैथ के फॉर्मूले, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है रिएक्शन वगैरह नहीं आती स्टूडेंट्स को, कोई फॉर्मूले याद नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं स्टडी करवाते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो हमें उन सब में से कोई एक प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल राइटिंग अच्छी नहीं है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की, और मोस्टली अगर बायो के केस में कहें तो वहाँ पे वो डायग्राम अच्छे नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो वही एग्जांपल लेके हम चलेंगे। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब उसको समझते हैं। समझना क्या है? प्रॉब्लम तो हमने सेलेक्ट कर ली कि स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं है, डायग्राम अच्छे नहीं बना पाते, ड्राइंग अच्छी नहीं है, राइटिंग भी अच्छी नहीं है, दोनों प्रॉब्लम एक साथ चल रही है। ठीक है, अब समझना क्या है? समझना ये है कि हम क्या कहें कि किस लेवल तक इनकी ड्राइंग या राइटिंग खराब है, कि हमें बाहर के किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या वट एवर वो किस तरीके से कितना लेवल खराब है, या 2-3 स्टूडेंट्स का की जो राइटिंग और ड्राइंग खराब है, या मोस्ट ऑफ क्लास की राइटिंग ड्राइंग खराब है, या हम कहें कि एवरेज है, या किस तरीके से, वो हम देखेंगे, समझेंगे कि प्रॉब्लम कितनी डीप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और डाटा। अब अगर मैं ये प्रॉब्लम ले रही हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स की जो है राइटिंग अच्छी नहीं है या डायग्राम नहीं अच्छे से बना पाते, लेकिन ये सबकी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है क्लास में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डाटा इकट्ठा करेंगे कि किन किन स्टूडेंट्स का इस प्रॉब्लम में कितना लेवल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपकी 30 की क्लास है, 30 में से
जो है 10 स्टूडेंट्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी राइटिंग भी अच्छी है, उनकी ड्राइंग भी अच्छी है, लेकिन बाकी के जो 20 स्टूडेंट है 20 में से 10 एवरेज है कि ठीक है काम चल जाएगा, उनकी राइटिंग भी ठीक ठीक है, उनकी ड्राइंग भी अच्छी है, लेकिन 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, ड्राइंग भी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से हमें एक डाटा मिल जाएगा कि किन स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किनका थोड़ा सा फोकस करने से काम चल जाएगा और कुछ अपने आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा। अब ये जो थर्ड था, यहाँ तो हमने सिर्फ टेस्ट वगैरह लेके डाटा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, कि किन किन स्टूडेंट्स को की जो प्रॉब्लम है वो कितनी डीप है। एनालिसिस अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया, एनालिसिस की किन किन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कितनी डीप है, किन को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किन स्टूडेंट्स को कम फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपने आप कर लेंगे या दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और टेंटेटिव सॉल्यूशन। अब हमारे पास प्रॉब्लम भी आ गई, हमारे पास डाटा भी आ गया कि क्या कितने स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉसिबल सॉल्यूशन देंगे, हम उसमें तरीका निकालेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। हम इसके लिए फॉर एग्जांपल बहुत सारे परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, बहुत सारे इमेजिनेशन कर लेंगे कि हम ड्राइंग टीचर को बुलाएं, उसकी हेल्प लें, या फिर हम बार बार प्रैक्टिस करवाएं स्टूडेंट्स को, या फिर जो स्टूडेंट्स जिनकी ड्राइंग अच्छी है उनको उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए रखें जिनकी ड्राइंग बहुत ख़राब है, या उनको कोई और टूल वगैरह की ज़रूरत है तो वो दें हम। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशन हम सोचेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 हम एक सिलेक्शन और टेस्टिंग ऑफ ए प्रॉपर हाइपोथेसिस। अब हमने बहुत सारे सॉल्यूशन सोचे, लेकिन उनमें से कोई एक या दो, मोस्टली सबसे पहले हम एक पे ही ट्राई करेंगे कि एक सॉल्यूशन हम अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी बहुत सारे सॉल्यूशन बताए, उन्हीं में से एक सॉल्यूशन उठाते हैं कि मैं ड्राइंग टीचर की हेल्प ले लेती हूँ कि उन स्टूडेंट्स की 15-20 दिन या 1 महीना जो है ड्राइंग की क्लास लगवा दी जाए, ताकि उनकी जो ड्राइंग है वो सुधर जाए। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर एक हाइपोथेसिस मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसका टेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, मतलब ड्राइंग टीचर की क्लास लगानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब लास्ट क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे क्लास लगानी स्टार्ट कर दी, एक्सेप्टेड जो हमने एक सिलेक्ट किया था हाइपोथेसिस उसको अप्लाई कर दिया क्लास में। ठीक है, और कंक्लूजन अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इन बिटवीन भी देखेंगे, और लास्ट में जब हमने 15 दिन या महीने की जो क्लास लगाने के लिए कहा था उसके बाद भी हम देखेंगे कि क्या इसका वाकई कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया या नहीं आया। मान लीजिए आ गया तो हमारा मेथड जो है कंप्लीट। अगर 1% के लिए हमारा नहीं आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस स्टेप से नेक्स्ट आ जाएंगे, दूसरा हाइपोथेसिस ले लेंगे, 6 और 7th स्टेप जो है दोबारा रिपीट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये 7 स्टेप मैंने दिए हुए हैं, आप 5 कर सकते हो। कैसे, अब जैसे सिलेक्शन और अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना और समझना दोनों एक स्टेप में कर दीजिए। ठीक है, या फिर तीसरा और चौथा कलेक्शन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या डाटा का कलेक्शन और उसका एनालिसिस भी एक साथ कर दीजिए। इस तरीके से आपके 5 स्टेप बन जाएंगे, चाहे तो 7 बना लें चाहे तो 6 बना लें। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 7 स्टेप करने हैं, आप 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कोई भी मेथड रहता है टीचिंग का, उसमें जो है मेरिट और डीमेरिट तो रहती है। तो अब हम सबसे पहले इसकी करते हैं कुछ मेरिट्स। वैसे तो बहुत सारी मेरिट्स हैं, बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं, दोनों ही पैरेलल में चलती है, तो हम यहाँ पे कुछ मेरिट्स जो है डिस्कस करेंगे। तो पहली जो मेरिट आती है इसमें क्या आती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब देखिए वो जो प्रॉब्लम मैंने ली थी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ली थी, वो टीचर की प्रॉब्लम थी। ठीक है, टीचर किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा के स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं वो प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनर्जी के कितने टाइप है उसके ऊपर जो है प्रोजेक्ट बना के लाओ, या फिर बायो के सारे डायग्राम एक बुक में बना के लाओ। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही है उनकी स्टूडेंट्स की, जो हम दे सकते हैं, उनको टॉपिक दे सकते हैं अपने सिलेबस में से उठा के। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन की जहाँ बात आती है, तो जो मैंने प्रॉब्लम ली है वहाँ पर टीचर का रोल ज़्यादा था, यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादा होगा। टीचर सिर्फ उन्हें क्या कहेगा, प्रॉब्लम देगा, उसका सॉल्यूशन वो खुद ढूंढेंगे और कंक्लूजन भी खुद करके लाएंगे।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। लर्निंग बाय डूइंग, अब यहाँ पे देखो टीचर जो है एज ए गाइड का काम करेगा, उनकी हेल्प करेगा, लेकिन काम जो है स्टूडेंट्स खुद करेंगे, इसलिए लर्निंग बाय डूइंग होगा और वो कभी भूल नहीं सकते इस तरह के काम जब वो खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट साइकोलॉजिकली साउंड। अब देखो जब बच्चा पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर रहा है तो वो प्रॉब्लम वो कभी नहीं भूल सकता, और वो सॉल्यूशन जब खुद ढूंढ के लाएगा और उसको सॉल्व करके लाएगा तो वो तो चांस ही नहीं है कि वो भूल जाए। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली साउंड, बच्चा वहां पे पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा है, तो ये मेथड जो है साइकोलॉजिकली साउंड है। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि एक को देखो स्टेप बाय स्टेप चलता है, कोई भी मेथड स्टेप बाय स्टेप रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड वे से चलता है। तो और दूसरा क्या है कि वो खोज विधि, हम जैसे साइंस में बोलते हैं कि कुछ भी नया क्रिएट करना, कुछ नया आइडिया लेके आना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो इस तरीके से ये सब इसमें होता है, इसलिए ये एक साइंटिफिक मेथड है। नेक्स्ट है गेट रीड फ्रॉम नॉर्मल क्लासरूम प्रॉब्लम्स। अब देखो जब स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्लास में काम कर रहे हैं तो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, होमवर्क देना है उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, असाइनमेंट देनी है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इस तरह की जो नॉर्मल क्लासरूम में प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट है हार्मोनियस रिलेशनशिप। अब देखो टीचर और टॉट के बीच में मोस्टली जो है रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी अगर ये मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले ही कि बायो की प्रॉब्लम है, डायग्राम अच्छे नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट्स जो है अपने वैसे बहुत अच्छा स्टूडेंट है लेकिन उसकी डायग्राम अच्छे ना बनने की वजह से वो बायो में या साइंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। जब उसके टीचर की हेल्प से वो उसकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी, उसके बाद वो अच्छा स्कोर करने लग जाता है, तो वहाँ पे टीचर के लिए उस स्टूडेंट की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इजी फॉर साइंस स्टडी। मोस्टली साइंस में क्या है कि टॉपिक होते हैं, और जो अगर 9th क्लास से बिलो की साइंस की बात करें तो वो साइंस ऐसा ही होता है जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में हो रहा होता है। तो इस तरह की जो साइंस के कोई टॉपिक मोस्टली हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम के रूप में स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, साइंस के, मैथ के, कंप्यूटर साइंस के, तो इसलिए साइंस स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद हम करने जा रहे हैं कुछ इसकी डीमेरिट्स। तो देखिए मेरिट के साथ हर एक मेथड की कुछ डीमेरिट्स भी होती है, तो हम यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें पहली जो डीमेरिट आती है, कमी जो आती है, वो क्या आती है? डिफिकल्टी इन फाइंडिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम ही नहीं सेलेक्ट कर पाते। अगर मैं अभी कहूँ कि आप केमिस्ट्री की एक प्रॉब्लम जो है सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स को दे दीजिए, वो आपकी विद इन 1 वीक 2-3 डेज जैसे भी आप देना चाहे वो करके ले आएंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। उसके लिए एक एक्सपर्ट टीचर चाहिए जिसकी मोस्टली जो है कमी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉट फॉर स्मॉल क्लासेस। छोटे क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें नहीं कह सकते कि आप लोग जो है घर से काम करके लाओ, या जस्ट उन्हें प्रॉब्लम दे दी जाए, वो सॉल्यूशन भी ढूंढे, आइडिया भी ढूंढे और उसको इम्प्लीमेंट करके भी ले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारा सिलेबस नहीं हो सकता, सिलेबस लेंथी होता है। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अप्लाई करें तो हो सकता है कि एक प्रॉब्लम को 2 दिन लगे, 2 हफ्ते लगे, या 2 महीने भी लग जाए, या महीना लग जाए, तो बहुत टाइम लगता है, तो सिलेबस कवर नहीं हो सकता, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट रेफरेंस मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमने 9th-10th के स्टूडेंट्स को अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम दी है, उसके लिए वो बुक जो उनके पास है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें कहीं और से लाइब्रेरी से हेल्प चाहिए या कहीं और से हेल्प चाहिए, तो वो सारा रेफरेंस मटेरियल नहीं मिल पाता जिस तरीके का हमें चाहिए उसका सॉल्यूशन। ठीक है, कॉस्टली भी है, क्योंकि अगर देखिए कोई प्रॉब्लम हम देंगे तो एक तो हम डायरेक्ट बुक में से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लिखने के लिए दे दिया, बुक में से हेल्प ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये प्रॉब्लम ही ली थी एक कि ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो उसके लिए बच्चे को ड्राइंग सीट चाहिएगी, स्टेंसिल वगैरह या टूल वगैरह चाहिएंगे कुछ ड्राइंग के लिए, या उन्हें अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी पड़ेगी, टाइम भी कंज्यूम होगा, टूल भी चाहिएंगे, तो यहाँ पे जो है रेफरेंस मटेरियल भी चाहिएगा, तो कॉस्टली भी पड़ता है ये मेथड। तो इस तरीके से इस मेथड की बहुत सारी जो है डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन डीमेरिट्स अब देखिए मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड ऑफ टीचिंग है, लेकिन हर एक मेथड की मेरिट भी होती है, डीमेरिट भी होती है, लेकिन
जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक मेथड सूट करता है, दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक में दूसरा मेथड सूट करता है। तो इस तरीके से हम जो है क्लासरूम में सारे मेथड्स को यूज करते हुए टीचिंग को करें तो वो इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक मेथड की जो है डिमेरिट्स को दूसरा मेथड जो है ओवरकम करता है। तो इस तरीके से हम जो है क्लासरूम में जो है टीचिंग मेथड की वेरिएशन लाते हुए उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।